चलिए, कल को हम लोग देख के गए थे जहाँ तक, अब उसके बाद आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चन देखिए, हाँ, जो होमवर्क दिए थे ये तो पहले चेक करना है। क्वेश्चन है, देखिए कैसे हम लोग से कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। पहले लिखिए, सब लिखते चलिए। क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन है, ए मैन हैज ए ventricular capacity of 100 ml each and has ventricular volume 50 ml at systole. If the man has heart rate 100 per minute, then calculate the stroke volume दूसरा कार्डियक आउटपुट और तीसरा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन हिज बॉडी। क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए तो जल्दी से। देखिए, इसको थोड़ा छोटा करें तो हमारे लिए स्पेस बने। ठीक है, आपको दिया है वेंट्रिकल कैपेसिटी। वेंट्रिकल कैपेसिटी कितना दिया है? 100 ml दिया है। इसका मतलब यहां देखिए, ईच यानी इस वेंट्रिकल और इस वेंट्रिकल दोनों में 100 ml ब्लड रखने का कैपेसिटी है। ठीक है, यही मतलब निकला ना। अब आपको क्या बोला है? एट सिस्टोल वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ये क्या बोला है? 50 ml दिया है ना, इतना दिया है, इतना है कि नहीं। अब आप सिस्टोल वेंट्रिकल का मतलब क्या समझे हुए हैं? सिस्टोल वेंट्रिकल का वो कंडीशन है जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपने अंदर के पूरे ब्लड को बाहर फेंक देगा। तो वेंट्रिकल अपने से बाहर फेंकेगा जब ब्लड को, कौन कौन से हैं जो उन्हें लेकर जाएंगे? एक एओर्टा और दूसरा पल्मोनरी आर्टरी, यही उन्हें लेकर जाएंगे, है ना। तो टेक्निकली होना क्या चाहिए? वेंट्रिकल में ब्लड बचना नहीं चाहिए। Am I right? If the ventricle is contracting, there should not be stray blood in the ventricle because its purpose is to push out all the blood that it has in it. इसका अपना काम क्या है? इसके पास जितना ब्लड आया है आर्टेरिया से, उस पूरे ब्लड को ये
बाहर निकाल दे, ठीक है ना, यही इसका काम होता है। पर यहां देख रहे हैं क्या कि वेंट्रिकल सिस्टोल में है, कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो कॉन्ट्रैक्ट किया होगा तो ब्लड बाहर निकल गया होगा, तो यहां तो वॉल्यूम 0 होना चाहिए था क्योंकि इसका कैपेसिटी 100 ml है, तो इसने अभी भी 50 ml रखा हुआ है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है कि इसने केवल और केवल 100 में से 50 ml ब्लड को पुश आउट किया है। और स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं? स्ट्रोक वॉल्यूम बोलिए। इतना खराब मेमोरी आप लोग का नहीं, कल ही पढ़ा है। स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया वेंट्रिकल उस ब्लड को, अभी बोले भी है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो हो गया जो वेंट्रिकल ब्लड को पंप अप कर देता है, जितना ब्लड वेंट्रिकल में से निकला वो क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम, यही ना कहते हैं। तो यहां इस केस में इस ह्यूमन का, इस मैन का स्ट्रोक वॉल्यूम क्या हो जाएगा? जितना निकल गया। तो हम क्या निकालेंगे? पम्प्ड आउट ब्लड बाय द वेंट्रिकल, पंप आउट ब्लड बाय द वेंट्रिकल, ये कितना होगा? 100 माइनस 50 बराबर 50 ml, और यही हो जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये कितना आ जाएगा? 50 ml, बाकी सब तो अपने आप बन जाएगा। यहीं पे आपका पेज था, यहीं पे आपका क्लू था, ये पता चल गया, बाकी सब चल जाएगा। अब देखिए तो बना के, तो हम लोग यहां निकाल चुके हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। अब देखिए तो अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या दिया है? नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल पर मिनट बराबर हार्ट रेट, यही होता है ना। हार्ट रेट हम कैसे मेजर करते हैं? 1 मिनट में कितना बार हार्ट बीट किया, कितना बार धड़का, तो एक धड़कन बराबर एक कार्डियक साइकिल। और ये आपको कितना दिया है? 100 पर मिनट दिया है, 100 पर मिनट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये क्या कहते हैं, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? ये स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट, है ना। और कितना हो जाएगा कैलकुलेट करेंगे तो? स्ट्रोक वॉल्यूम है 50 ml, हार्ट रेट है 100 पर मिनट, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 ml पर मिनट, यानी 5 लीटर पर मिनट। यही आया ना। ये एक और आंसर आ गया। और ये आप सभी जानते होंगे, जो कार्डियक आउटपुट होता है वही टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 लीटर इन दैट मैन। ये अगला आंसर हो गया। दिस इज इट। हो गया। दिस इज सो सिंपल। बस यहीं पे क्लू था, आपको किसी तरीके से इसमें पता कर लेना है स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, देन रेस्ट आर क्वाइट सिंपल। फर्स्ट हार्ट साउंड कब होगा? फर्स्ट हार्ट साउंड यही पूछता है। सेकेंड हार्ट साउंड, बोलिए बोलिए। फर्स्ट हार्ट साउंड
हाँ, पर किनके खुलने या बंद होने से होगा? नहीं, कोई वाल्व है जिसके बंद होने से होता है या खुलने के वजह से होता है? कास्पिड वाल्व्स के बंद होने से फर्स्ट हर्ट साउंड आएगा और सेमिलुनर वाल्व्स के बंद होने से सेकेंड हर्ट साउंड आएगा, याद रखिएगा। हो गया लिखना, आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए, हम लोग को इसमें देखना है रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेशन या सर्कुलेटरी सिस्टम यानी हार्ट। ये सर्कुलेटरी सिस्टम का मास्टर कौन है? हार्ट। तो अगर हार्ट को रेगुलेट कर लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम का रेगुलेशन हो गया, ठीक है। तो याद कीजिए, हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम का मास्टर कंट्रोल कहां पे देखें? रेस्पिरेटरी सिस्टम का मास्टर कंट्रोल किसके पास रहता है? बताए थे ना कि देखिए, एक सीईओ है और इसने अपने 4-5 मैनेजर छोड़ रखे हैं, है कि नहीं? तो सीईओ कौन है? जो कंपनी ऑपरेट कर रहा है, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को रेगुलेट करने का मास्टर कंट्रोल किसके पास है, वो कहने का मतलब इट इज द अरे काहे नहीं याद आता है? 4 जगह बताए थे ना, कहां कहां ये था रेगुलेशन सेंटर। क्या आप लोग करते हैं? व्हाट इज दिस? चैप्टर गया तो रिवीजन खत्म, पढ़ेंगे नहीं उसको वापस? बहुत गलत बात है। तो हम तो इस भरोसे में पूछते नहीं थे कि आप लोग को याद होगा। अब तो हमको रेगुलर हॉन्टिंग करना पड़ेगा। दिस इज नॉट डन। किसी को याद नहीं है। 4 रेगुलेटरी सेंटर्स हैं, एक होता है मेडुला, एक होता है पॉन्स पे, एक होता है कैरोटिड आर्टरी पे और एओर्टिक आर्च। 4 जगह था। कैरोटिड आर्टरी और एओर्टिक आर्च, इन पे होते हैं रेस्पिरेटर्स। और पॉन्स पे होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, उसका नाम है। और मेडुला पे होता है रिदम सेंटर, और रिदम सेंटर के चारों तरफ केमिकल सेंसिटिव एरिया, कीमोटैक्सिक एरिया होते हैं। तो कोई भी है, चाहे मेडुला के रिदम सेंटर के आसपास का कीमोटैक्सिक एरिया हो, चाहे पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक एरिया हो, या रेस्पिरेटर्स हो एओर्टिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी पे, तो ये सिग्नल भेजते हैं कि भाई देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, H+ आयन बढ़ गया, पीएच घट गया, ऐसे चिल्लाता है। और ये सिग्नल भेजता है किसको? मास्टर कंट्रोल किसके पास है? रिदम सेंटर के पास। और रिदम सेंटर फिर अकॉर्डिंगली ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करता है। रीजन बताए थे क्यों? क्योंकि इससे एक्चुअली क्या है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मेजर पोर्शन गाइडेड होता है हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से। ऑल्दो द मसल्स दैट आर इन्वॉल्व, दे हैव skeletal muscle structure as well, but they are partially regulated by the will of us, and most of the time is regulated by our autonomous nervous system. इसलिए हम चाहें तो सांस तेज ले सकते हैं, हम चाहें तो सांस रोक सकते हैं, पर लंबे समय तक रोक नहीं सकते। We cannot. We can practice to enhance this stoppage, but we cannot stop it for the rest of our life. ये नहीं पॉसिबल। तो इसको रेगुलेट कोई करता होगा जो हमारे कॉन्शियस ब्रेन से ज्यादा है ना, उसके ऊपर कंट्रोल रखता होगा।
तो दैट इज ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। एंड उसका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स कहां से ओरिजिनेट करता है? तो वो ओरिजिनेट करता है मेडुला से, और इसीलिए मेडुला उसका कंट्रोल सेंटर बना। लाइकवाइज इसका भी कंट्रोल सेंटर मेडुला के पास होगा। रीजन क्लियर, सांस लेना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट तभी फ्रूटफुल होगा जब उसको लेकर ब्लड आगे जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट प्राइमरीली किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, ये बता दीजिए? ब्लड के ऊपर। अब हम पूरा धनाधन ऑक्सीजन दिए जा रहे हैं, है ना, लंग के थ्रू, और ब्लड उसको लेके जा ही नहीं रहा है। तो यही बात हो गई कि हम प्रोडक्शन पूरा किए हुए हैं, एकदम हाई लेवल पे प्रोडक्शन है, पर मार्केट में सर्कुलेशन कर ही नहीं रहे, प्रोडक्ट जाएगा घर घर में। लाइकवाइज जब तक ब्लड सपोर्ट नहीं करेगा, ब्लड का फ्लो सपोर्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन डिलीवरी को, तब तक लाख हम तेजी से सांस ले लें, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो दैट इज व्हाई इन कॉन्सोनेंस विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम शुड ऑल्सो रिस्पॉन्ड। तो मेडुला इसको भी रेगुलेट करेगा। दिस इज द रीजन कि इसका रेगुलेटरी सिस्टम मेडुला के पास रहता है। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे, रेगुलेशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट। पहला, डन बाय द, देखिए किसी भी चीज को लॉजिकली पढ़िए और समझ, इसी को कहते हैं समझना। अगर आप इसका लॉजिक याद रखते हैं, देन देर इज नो नीड टू मेमोराइज ऑल द टाइम, हमेशा याद करने का और उसको दोहराने का जरूरत नहीं। एक बार समझ गए, अब जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हम लोग ध्यान दें, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। सो डन बाय द मेडुला with its ANS यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, होता क्या है, मेडुला इसके पास ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स हैं। ऑटोनोमिक न्यूरॉन कहने का मतलब हो गया, ये वो नर्व सेल्स हैं जो कि इनवॉलेंटरी रेगुलेशन करने के लिए या इनवॉलेंटरी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है, हालांकि ये हम लोग को नर्वस सिस्टम में पढ़ना है, सेकेंड लास्ट चैप्टर इसका जो है। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, तो ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एंड पैरा सिंपैथेटिक, लिखते भी चल सकते हैं, न्यूरॉन्स। सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स एंड पैरा सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। ठीक है, अब ये सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं, दे इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज contraction strength of the ventricles, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, नतीजा क्या होगा, सो सर्कुलेशन of blood becomes faster and can increase blood pressure by this mechanism। इस मैकेनिज्म से ब्लड प्रेशर बढ़ा के रख सकता है। यह है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोल। पूरा कीजिए।
और जानते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का जस्ट अपोजिट काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए है क्या, ये जिस तरीके से हार्ट रेट को बढ़ा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन पावर, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकल बढ़ा रहा है, ये उल्टा काम करता है, रिड्यूसेस हार्ट रेट और रिड्यूस करता है वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये हार्ट को रिलैक्स करता है, रिलैक्सेस हार्ट। ठीक है, बट जोड़ेंगे एक और चीज, नीचे जगह नहीं है इसलिए एक जगह रखने के लिए ऊपर की ओर जोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स blood vessels and so can increase blood pressure। तो ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। एक्चुअली ये जो बढ़ा रहा है ब्लड प्रेशर, ये मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हार्ट रेट जब धीमा हो जाएगा, जैसे जब हम सो रहे होंगे या कोई गहरी निद्रा में है, बहुत डीप स्लीप में है, तो आप देखिएगा क्या कि उसका पल्स रेट यानी हार्ट बीट जैसे जगा हुआ है, बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है या नॉर्मल रिलैक्स है, तो उसका 70 से लेके 75 के बीच में नॉर्मली रहेगा। बच्चों का या कम एज में थोड़ा ज्यादा रहता है, बड़े होने पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज मान के चलिए ना 70 है, 70 बीट्स पर मिनट। लेकिन वही आदमी जब सोया हुआ होगा, काफी गहरी निद्रा में होगा, तो उसका 50-55 के आसपास चला जाता है हार्ट रेट। ठीक है, तो सोचिए हार्ट रेट इतना फॉल कर गया, ब्लड प्रेशर तो बहुत फॉल कर जाएगा। तो जिस रफ्तार से ऑक्सीजन डिलीवर करना चाहिए ब्रेन को और वाइटल ऑर्गन्स को, किडनी को, उस रफ्तार से तो होगा नहीं। देन व्हाट इज द अदर मीन्स, तो वो बीरा उठाता है, वो कमी पूरा करता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जिस समय हार्ट हमारा रिलैक्स हुआ पड़ा है, उस समय पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, इसके वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। और इस तरीके से ऐसे अगर ब्लड प्रेशर फॉल कर गया, तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ा के उसको मेंटेन कर लेता है। Got the idea? This is how it works. हो गया लिखना? तो अब थोड़ा थोड़ा पकड़ बन रहा होगा, है ना? सारी चीजों को समझते हुए पढ़िएगा और जहां पे भी कंफ्यूजन है उसको पूछकर क्लियर कर लीजिएगा। आगे बढ़ सकते हैं? डन? अब एक चीज है, डिसऑर्डर्स एंड डिजीजेस ऑफ हार्ट, और इसमें आपको पढ़ना है 2-3 के बारे में। एक है हाई ब्लड प्रेशर, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं। दूसरा है CAD यानी कोरोनरी हार्ट डिजीज, या इसी के लिए एक और टर्म यूज होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। और तीसरा है एंजाइना।
और चौथा है हार्ट फेल्योर। बारी बारी से समझिए। हाई ब्लड प्रेशर है क्या? जो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, उस ब्लड प्रेशर नॉर्मल से अगर ज्यादा रहेगा ब्लड प्रेशर तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता कितना है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ये तो जनरल नॉलेज की चीजें हैं, सभी जानते हैं, 120/80, जिसमें ऊपर वाला हाई पोर्शन, हाई प्रेशर जो रहता है, ये 120 mm ऑफ Hg है, और ये 80 mm ऑफ Hg है। मरकरी जितना राइज किया। हाँ, सिस्टोल मतलब हो गया वेंट्रिकल का सिस्टोल बोल रहा है, और डायस्टोल बोल रहा है वेंट्रिकल का डायस्टोल। ठीक है, तो वेंट्रिकल डायस्टोल जब आता है उस समय एट्रियाविस डायस्टोल में आ जाता है। तो किसी एक का है ना इंडिपेंडेंट रिलैक्सेशन नहीं होता, जॉइंट रिलैक्सेशन होता, राइट। तो भले उसको वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोले, पर वो है एक्चुअली जॉइंट डायस्टोल। यहां देखिए, एक है हाई वाला और एक है लो वाला। ये होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर, और ये है जॉइंट या वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। जॉइंट डायस्टोलिक प्रेशर और वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? दिस मच। अब सिचुएशन क्या है कि इफ द ब्लड प्रेशर गोज बियॉन्ड 140/90, we call it high blood pressure। बहुत सारे रीजंस हैं जिनके कारण ऐसा हो सकता है, बट हम लोग को हाई ब्लड प्रेशर को एज एन एबनॉर्मेलिटी, एज एन डिसऑर्डर हम लोग को पिक करना है। इसके क्या रीजंस हैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया, इसलिए हम लोग भी उतना ज्यादा नहीं जा रहे हैं। हम लोग बस इस बात पे कंसर्न रहेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर और नॉर्मल ब्लड प्रेशर है क्या। और सीधी सी बात है, लो ब्लड प्रेशर क्या होगा? ये जो थ्रेशोल्ड दिया है 120/80, इससे नीचे चला जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, राइट। दिस इज इट। और इसके ट्रीटमेंट के लिए एंटी हाइपरटेंटिव ड्रग्स दिए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। अलग अलग प्रकार के एंटी हाइपरटेंटिव ड्रग्स होते हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। कई ग्रुप्स हैं, सारे अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। सो दिस वाज अबाउट हाई ब्लड प्रेशर। नाउ कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। ये कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई करता है, यानी हार्ट तो पूरे बॉडी को पंप कर रहा है, पर जो दूसरे के लिए काम कर रहा है उसको भी तो भोजन चाहिए, है कि नहीं। तो हार्ट के मसल सेल्स को ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, ये सब सप्लाई करने के लिए, उसमें से जो वेस्ट है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए जो ब्लड सप्लाई लाइन है, जो आर्टरी है, उसे कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या हो गया? ड्यू टू एजिंग, ड्यू टू नॉन हेल्दी फूड हैबिट, इन सारे कारणों से कई बार ऐसा होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी है उसके जो बोर एरिया है, उसके अंदर से जो
खाली जगह है, ल्यूमेन है जिससे ब्लड फ्लो करेगा, दैट ल्यूमेन रिड्यूसेस, वो खाली जगह छोटा हो जाता। तो जितना ब्लड सप्लाई होना चाहिए हार्ट को उतना नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, हार्ट को ऑक्सीजन की कमी होगी। न्यूट्रिशन तो है ही, पर प्राइमरीली इस मसल को, इस टिश्यू को ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। एंड अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा, वीकनेस आएगा और वो डैमेज हो सकता है। इस तरह के कंडीशन को कि कोरोनरी आर्टरी में कुछ डिपॉजिट्स हो गए, उसी को हम लोग कहते हैं कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज भी। उस ब्लॉकेज के वजह से जो कंडीशंस अराइज होंगे वो सभी कंबाइंड निकल आएंगे या आएंगे किसके अंतर्गत, कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, या सीएडी, कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज। और इसी के लिए दूसरा टर्म यूज होता है अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस है क्या, इसका वॉल डिपोजिशन के वजह से धीरे धीरे क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होने लगता है, हार्ड होने लगता है। तो जब जरूरत पड़ेगा हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करने का, उस समय उसको भी तो खाना ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो इसके वॉल का फ्लेक्सिबिलिटी चले जाने के कारण क्या होगा, ज्यादा ब्लड सप्लाई हार्ट को नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन की कमी होगी। दैट कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो डिपॉजिट हो जाता है उसका बोर एरिया छोटा हो जाता है, दिस कम्स अंडर अथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज या कोरोनरी हार्ट डिजीज। सीएचडी भी कहते हैं, सीएडी भी कहते हैं, ठीक है। सीएचडी कोरोनरी हार्ट डिजीज और सीएडी कोरोनरी आर्टेरियल डिजीज, ठीक है। लिखिएगा थोड़ा। कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड, कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ब्लड to the heart itself. Coronary artery supplies blood to the heart itself. Due to aging or aging, due to aging यानी उम्र के साथ, हाँ, एजिंग उम्र बढ़ना, EDGEING नहीं है, AGEING, ड्यू टू एजिंग और अनहेल्दी फूड हैबिट, ड्यू टू एजिंग और अनहेल्दी फूड हैबिट, materials like calcium, cholesterol, clots, etc. may deposit. Cholesterol, clots, etc. Calcium, cholesterol, clots, etc. may deposit over the wall of lumen, over the wall of lumen of this artery, wall of lumen of this artery, full stop. It shows adverse effects in two ways. It shows adverse effects in two ways. ये दो तरीके से है ना बुरा प्रभाव विस्तार करता है, in two ways, कॉमा देके, फर्स्ट
It reduces the lumen size. It reduces the lumen size. It reduces the lumen size. And so oxygen supply to the heart, and so oxygen supply to the heart reduces. Oxygen supply to the heart reduces. Full stop. Secondly, full stop देखे. Secondly, it makes the coronary artery inflexible. It makes the coronary artery inflexible. Hence, upon requirement, जरूरत पड़ने पे, hence upon requirement, increased blood flow is impossible to the heart. Hence, upon requirement, increased blood flow to the heart is impossible. Full stop. These conditions can weaken, WEAKEN, कमजोर कर देगा. These conditions can weaken the heart and other disadvantages may appear. This is coronary heart disease. Okay. Now next is the angina. सिचुएशन इसको समझेंगे तो अपने पता चल जाएगा है क्या. एंजाइना, इसी को एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं, और सिंपल टर्म में एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? यह है पेन इन हार्ट, और ये जानलेवा हो सकता है. इट कैन बी किलर. सिचुएशन समझिए और इसका ओरिजिन समझिए, क्यों ऐसा होगा. आप इमेजिन कीजिए कि आपको दौड़ने का आदत नहीं है ना, या थोड़ा बहुत यहां से वहां दौड़ के जाते हैं. आपको बोला गया कि बहुत बड़े फील्ड का 15 चक्कर लगाइए नॉन स्टॉप. आप शुरू भी हो गए, पूरा कर सकते हैं, खाए पिए हैं, लेकिन जब घर जाइएगा, आराम करने बैठिएगा, पैर का हालत क्या होगा? पेन करेगा. क्या जानते हैं क्यों पेन कर रहा है? मसल्स में ऐसा क्या हो गया कि दर्द कर रहा है? क्या है? जितना आप उसको ओवरवर्क कर दिए, उस दौरान आपने उसको सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया, पर काम तो वो कर रहा था. तो भाई, 2 तरह का रेस्पिरेशन होता है, हम लोग देख चुके हैं. कहाँ? प्लांट में ही पढ़ते समय. अब बोले थे देखिए पढ़ा रहा है प्लांट में, पर एप्लीकेबल टू प्लांट एंड एनिमल बोथ. और रेस्पिरेशन सेलुलर लेवल फेनोमेना है. एक तो प्लांट और एनिमल सेल्स क्या है? एरोबिक्स है ना, ऑक्सीजन डिपेंडेंट रेस्पिरेशन करते हैं. लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई तो मसल सेल्स हैव एन एडेप्टेशन दैट इट कैन डू लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन. नाउ हियर इज द क्लू. जब ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं था तो आपके पैर के स्केलेटल मसल्स ने क्या किए? एनारोबिक रेस्पिरेशन करके आपके आदेश को पूरा किया. क्यों? क्योंकि ये इनवॉलेंटरी नहीं है. आप चाह लीजिएगा तो करेगा ही.
आपका इंटेस्टाइन थोड़े है, आप चाह लीजिएगा खाना नहीं पचे, नहीं देर तक इसका स्वाद लें, नहीं होगा, वो पच के ही रहेगा, आपका जोर इस पे नहीं चलता। तो उसी तरह से आपका मसल्स आपके हाथ के अंडर में, मतलब आपके व्हील के अंडर में अगर नहीं रहे, आप बोल रहे हैं चलो इधर, चल रहा है उधर, ऐसा होगा तो डिस्कॉर्ड हो जाएगा ना। इसीलिए हमारे बॉडी में इन ऑर्गन्स को, इन मसल्स को, जो हमें एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, हमारे कंप्लीटली व्हील के अंडर रखा है, ठीक है। तो आपने इच्छा जाहिर की कि भाई तुम चलो, और इसने आपके आदेश को माना, चाहे इसको कितना भी दिक्कत महसूस हो। तो इसने उस समय ऑल्टरनेटिव मीन्स क्या लिया? एनारोबिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड तो हमारा नॉर्मल मेटाबोलाइट है नहीं, इसे हम यूज नहीं कर सकते, तो आप सोच रहे हैं मसल्स में एसिड जमा हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दिस एसिड वी आर गेटिंग पेन इन द मसल्स, ठीक है। पर ये खत्म कैसे होता है? धीरे धीरे मसल्स में से ब्लड उसको लेकर निकलता है, लीवर में ले जाता है, फिर से उसको नॉन टॉक्सिक केमिकल में बदल जाए, तो उसको कहते हैं पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड आप पढ़े ही हैं, पायरुविक एसिड एक नॉर्मल मेटाबोलाइट है जो आगे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां फिर किसमें बदलेगा? एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर टीसीए साइकिल रन करेगा, साइट्रिक एसिड साइकिल, और फिर एटीपी जनरेट करने लगेगा। तो लैक्टिक एसिड और पायरुविक एसिड ये इंटरचेंजेबल हैं, पर डिपेंड करता है कहाँ पे इसका कौन सा एंजाइम कहाँ पर ये काम कर रहा है। जैसे हमारे मसल्स में ये कन्वर्ट नहीं होता, ये पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड अगर बन गया, बना ही रहेगा। इसको उठाकर ब्लड फ्लो फिर लीवर में ले जाता है, लीवर के एंजाइम सेल्स के पास वो एंजाइम है जो लैक्टिक एसिड को वापस पायरुविक एसिड में बदल सकता है। तो जैसे जैसे लैक्टिक एसिड का स्टॉक आपके मसल्स में से खत्म होगा, वैसे वैसे आपका पेन सबसाइड करेगा। समझ गए पेन साइकोलॉजी कैसे है मसल्स में पेन का? इंजरी के बिना, बिना चोट लगे, ये चीज है। अब इमेजिन कीजिए हार्ट को, और हार्ट को ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड है, जैसा कि सीएचडी में देखे, उसको सप्लाई लाइन कम कर दिया है आपके खाने पीने के तौर तरीके ने या आपके एज ने। नाउ व्हाट हैपेंस, सडनली उसे काम करना पड़ा किसी कारण से, जैसे आप तेजी से चले या कुछ हुआ, या कोई काम करने में ज्यादा ताकत लगा, अरे उठ नहीं रहा है, वजन उठाए, सीढ़ी चढ़ना आपको बहुत ज्यादा अलाउड नहीं है, आप गलती से तेजी से सीढ़ी चढ़ गए, तो भाई ऑक्सीजन चाहिए होगा ना मसल्स को, आपके पैर हाथ के मसल्स को चाहिए, हार्ट को नहीं चाहिए, चाहिए होगा, इट इज ऑल्सो ए मसल। और सप्लाई लाइन कौन है? कोरोनरी आर्टरी, पर उसमें तो डिपॉजिट्स हैं, वो इनफ्लेक्सिबल है, देगा क्या? नहीं देगा। पर आपके मेडुला के आदेश पे वो क्या करेगा? ज्यादा पंप करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीजन, है ना। तो ऑक्सीजन ये ब्लड को, पर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, तो नेचुरली ऑक्सीजन की कमी में जब वो काम ज्यादा करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा? लैक्टिक एसिड करेगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा, करेगा, क्योंकि हार्ट थोड़े बोलेगा हम सरेंडर, हम नहीं करेंगे, तो आप जाएं वहीं खड़े रह जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम अपने सिंपैथेटिक न्यूरॉन के मदद से उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आदेश दे रहा है, तो दे रहा है तो वो कर रहा है, कर रहा है तो लैक्टिक एसिड जमा कर रहा है। अब आपके पैर में दर्द होगा, हार्ट में पेन नहीं होगा? होगा। एंड दैट इज द रीजन कि लैक्टिक एसिड वहां जमा होने के कारण वो पेन करेगा। नाउ दिस पेन कुड बी डेंजरस एंड कैन लीड टू सडन अरेस्ट ऑफ द हार्ट वर्क। तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, डैमेज हो सकता है, बहुत सारा चीज इसमें हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, एटसेट्रा। So this condition, the pain in heart is specially called as angina. Got the idea? आपको फिजियोलॉजी समझाए, पर बुक इसको लिखता है कि एंजाइना इज द पेन इन हार्ट, और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टेड या इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट। तो रीजन और लॉजिक क्लियर है, वहां लैक्टिक एसिड जमा होगा जो कि वो पुश आउट नहीं कर पा रहा है, तो वहां जमा होगा, ऑक्सीजन की कमी है, पेन विल बी देयर। सो दिस पेन इज कॉल्ड एंजाइना। लिखिए जरा, इट इज पेन इन हार्ट, इट इज पेन इन हार्ट ड्यू टू इनसफिशिएंट
It is pain in heart due to insufficient oxygen supply. Now, heart failure. Due to insufficient oxygen supply. It is pain in heart due to insufficient oxygen supply. Okay, now the heart failure. देखिए, कोई एक कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, ठीक है, उसको किसी सब्जेक्ट में टेस्ट देना अगर है तो उस टेस्ट में एक मार्किंग स्कीम होगा, है ना, मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स क्या होगा, 0। एक पासिंग मार्क्स भी होगा, इतना नंबर कम से कम लाइएगा तो माना जाएगा कि हाँ आप बच्चे पास कर गए, इस सब्जेक्ट को आपको दोबारा एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, होता है ना। तो जो पासिंग मार्क्स है उससे नीचे आएगा तो आप क्या कहेंगे, फेल कहेंगे ना उसको। और वो स्टूडेंट कमजोर है, वो पता कैसे चलेगा, पासिंग हाईएस्ट मार्क्स मान लेते हैं 100 है और वो 30, 40, 45 ऐसे ला रहा है, पासिंग मार्क्स मान लेते हैं 30 है, तो जस्ट पास, उसको क्या कहेंगे, वीक स्टूडेंट कहेंगे, पर 30 से नंबर अगर कम ले आया कहेंगे तो फेलियर है, कहते हैं ना। अब इस स्टूडेंट को हार्ट से रिप्लेस कर दीजिए और उसके मार्क्स को उसके ब्लड पंप करने की कैपेसिटी से रिप्लेस कीजिए, ठीक है। तो देखिए, हार्ट उसका एक लिमिट है जो आप आगे चल के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ेंगे कि कैसे हम डिटरमिन करते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कितना ब्लड फ्लो सफिशिएंट है नॉर्मल कंडीशन में, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में जब एक्स्ट्रा वर्क करना है उस समय कितना ऑक्सीजन सप्लाई या ब्लड फ्लो सफिशिएंट होगा, ठीक है। तो मैन टू मैन वेरी करेगा, उसके एज, सेक्स, जेंडर, फिर उसके वेट, इन सारी चीजों पे, उसका फिजिकल कंडीशन, इन सारी चीजों पे डिपेंड करेगा कि कितना ब्लड फ्लो उसका दोनों कंडीशन में होना चाहिए। तो कहता है कि मान लेते हैं मैक्सिमम आउटपुट फॉर एग्जांपल 100 है, 100 यूनिट पर मिनट फॉर एग्जांपल, और वो क्या कर रहा है, एक थ्रेशोल्ड है कि मान लेते हैं 100 यूनिट से घटते घटते अगर 30 यूनिट तक भी अगर सप्लाई करता है तो बॉडी के वाइटल ऑर्गन जैसे ब्रेन, लंग्स, किडनी, आईज, ये सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, स्वयं हार्ट उसका वो भी है वाइटल ऑर्गन, वही तो सब कुछ कर रहा है, तो उसके काम चलने के लिए ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होगा, इतना भी अगर हो गया तो अपना जीवन जी सकता है। हाँ, स्ट्रेसफुल वर्क नहीं कर पाया, कम से कम खा पी लेगा, जिंदा रहेगा, दैट इज मिनिमम थ्रेशोल्ड ब्लड फ्लो का, ठीक है। और एक मैक्सिमम होगा, इतना करना चाहिए, पर इतना भी करेगा तो जिंदा रहेगा, दैट इज इट, मतलब कॉन्शियस रहेगा, सारा कुछ देख समझ सकेगा, सब काम कर पाएगा। अब उस मिनिमम थ्रेशोल्ड और मैक्सिमम के बीच में अगर उसका कहीं रहता है तो हम कहेंगे क्या, उसका हार्ट इनसफिशिएंट फंक्शन कर रहा है, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, वो वीक पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है। जैसे अभी बात किए कि अगर 40-50 नंबर ला रहा है तो उसको अच्छा स्टूडेंट मानेंगे, कमजोर मानेंगे। उसी तरह से हार्ट को जितना ब्लड पंप करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहा है तो हार्ट कमजोर हो गया, है कि नहीं। और जिस तरीके से मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाने पे आप उस स्टूडेंट को कहते हैं फेलियर है, यहां पे भी वही हो जाए, ठीक है। पर हार्ट फेलियर का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हार्ट काम करना बंद कर दिया, काम करना बंद नहीं किया, जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये जो घट रहा है ना, जो नॉर्मल आउटपुट होना चाहिए उससे जितना नीचे जाएगा वही है उसका परसेंटेज फेलियर, और परसेंटेज फेलियर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसके ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसका हालत क्या होगा, कोमा में चल जाएगा, समझ गए। तो हार्ट फेलियर क्या है, pumping of blood by the heart that is not up to the mark,
दिस इज हार्ट फेल्योर. ठीक है, लिखिए जरा हार्ट फेल्योर को. इट इज इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट. It is inability of the heart to pump. It is inability of the heart to pump sufficient blood to the vital organs. It is inability of the heart to pump sufficient blood to the vital organs. To the vital organs. Lower is the capacity, higher is the failure. जितना घटेगा कैपेसिटी ऑक्सीजन डिलीवर करने का या ब्लड डिलीवर करने का, फेल्योर का लेवल उतना बढ़ता जाएगा. दोनों उल्टा चलता है ना. लोअर इज द कैपेसिटी, हायर इज द फेल्योर. फुल स्टॉप. द फेल्योर इज एब्सोल्यूट. पूरी तरह से फेल हो गया. द फेल्योर इज एब्सोल्यूट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. जब एक को नंबर नहीं लाया तो क्या हो गया, पूरी तरह से फेल, है ना. उसी तरह से हार्ट जब बीट करना बंद कर देगा, पूरी तरह से फेल. समझ गए. द फेलियर इज एब्सोल्यूट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. दैट इज कार्डियक अरेस्ट. देखिए, दैट इज कार्डियक अरेस्ट. काहे मिस हो जा रहा है. द फेलियर इज एब्सोल्यूट व्हेन द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. Heart stops beating. That is cardiac arrest. Full stop. पैरा चेंज करके लिखिएगा. हार्ट अटैक which is caused by the damage in the heart tissue. Heart attack which is caused by the damage in the heart tissue is the primary cause of heart failure. Heart attack which is caused by the damage in the heart tissue is the primary cause of heart failure. And the topic passes.